ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज की लेबर लॉस की क्लासेस में हम कवर करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। राइट, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं तुम्हें इस एक्ट को ना कम से कम 18 to 20 PYQs के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ से फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से क्वेश्चंस किस तरह से बने। राइट, और तुम वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख सकते हो कि यहाँ से PYQs आना शुरू हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा PYQs यहाँ पे पूछे हैं एंड आई गेस सबसे ज़्यादा इसी एक्ट से हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 20 एटलीस्ट PYQs यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, यूपीएससी ने जो इस एक्ट से पूछे हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 1 की। और सेक्शन 1 बात करने से पहले EPFO 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यूपीएससी ने तुमसे पूछा कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, जो पहला इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट आया था वो आया था 1881 में। ठीक है, तो अब तुम इसकी ईयर भी याद कर लेना। अब जो हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हैं वो दूसरा एक्ट है। ठीक है, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं और ये 1948 वाला एक्ट है। ठीक है, हम तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले भी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट आ चुका है और वो आया था 1881 में। और हो सकता है इस बार EPFO के एग्ज़ाम में यूपीएससी यही पूछ ले कि फर्स्ट टाइम इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था। ठीक है, तो इट वाज पास्ड इन 1881। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था? प्राइमरी इसने किस चीज़ से डील करा था? तो इसने डील करा था चाइल्ड लेबर से। ठीक है, उस टाइम पे चाइल्ड लेबर होती थी, तो वहाँ के जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से जो बच्चों से काम कराया जाता था उसको रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 ये पास हुआ था। राइट, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, और शॉर्ट टाइटल का नाम क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और इसका एक्सटेंशन कहाँ है? पूरे भारत में। ठीक है, होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अब अगेन एज ऑलवेज सेक्शन 2 हमारा इंटरप्रिटेशन या फिर डेफिनेशन देता है कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल एडल्ट, इस एक्ट में एडल्ट किस पर्सन को बोलते हैं हम? ठीक है, एडोलसेंट्स किसको बोलते हैं, या फिर चाइल्ड किस पर्सन को बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी रखा है। राइट, अभी जस्ट मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एडल्ट उस पर्सन को बोलते हैं जिसने 18 साल की एज कंप्लीट कर रही हो। ठीक है, तो 18 साल प्लस जो भी पर्सन होगा वो फैक्ट्रीज में एडल्ट की तरह काउंट होगा। राइट, नेक्स्ट है एडोलसेंट्स। ठीक है, एडोलसेंट पर्सन किसको बोलेंगे? जिसने 15 साल की एज क्रॉस कर ली हो लेकिन 18 साल से बिलो हो। ठीक है, तो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो यूथ है, उसको इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट एडोलेसेंट बोलता है। ठीक है, तो याद रखना, हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। राइट, और इसी एडोलेसेंट पे क्वेश्चन यूपीएससी ने तुमसे पूछा। जस्ट यहाँ पे देखो, EPFO 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एडोलेसेंट, ठीक है, और एक्ट का नाम भी मेंशन करा कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग किस पर्सन को बोलेंगे। ठीक है, उसकी क्या एक एज क्राइटेरिया होगा? तो सिंपल से, जिसने 15 साल की एज कंप्लीट कर ली हो और 18 साल का भी वो नहीं हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे कि एडोलेसेंट है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा। राइट, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ और प्रूव होती है कि EPFO एग्जाम में भी लेबर लॉस जैसे जो सब्जेक्ट है, जिससे मतलब काफ़ी एस्पिरेंट डरते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली, और इतना अच्छा प्रिपेयर करके नहीं जाते, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वहाँ से भी इस सब्जेक्ट में भी PYQs रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम है, जो 15 साल की एज जिसने कंप्लीट कर ली और 18 साल का भी वो नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्रीज एक्ट में एडोलेसेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है, एडल्ट, एडोलेसेंट। और चाइल्ड किसको बोलेंगे? जो अभी 15 साल का नहीं हुआ। याद रखना, यहाँ 15 साल की बात हो रही है, नॉट 14। ठीक है, 14 ईयर्स में समटाइम्स एस्पिरेंट काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं। तो चाइल्ड यहाँ पर उस पर्सन को बोला जा रहा है फैक्ट्रीज एक्ट में जो 15 साल का अभी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा कॉम्पिटेंट पर्सन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इवन दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं, मीन्स अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। वो एक पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। राइट, कॉम्पिटेंट पर्सन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसके तौर पे? चीफ इंस्पेक्टर के तौर पे, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टेस्ट, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन वगैरह। मतलब ये समझो, इस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है, राइट, जो सरकार का जो ऑफिसर होता है, राइट, जो फैक्ट्रीज पे इंस्पेक्शन करता है, तो उसी को यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। नेक्स्ट है हजार्डियस प्रोसेस। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हजार्डियस प्रोसेस फैक्ट्रीज एक्ट में कहाँ पे मेंशन है? याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल, तुम्हें पता है जितने भी हम एक्ट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो हर एक्ट्स में कुछ ना कुछ शेड्यूल्स दे रखे होते हैं उस एक्ट के बिल्कुल लास्ट में। राइट, तो ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है कि हजार्डियस प्रोसेस। ठीक है, हजार्डियस प्रोसेस क्या होता है?
कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे उस वर्कर की जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में काम कर रहे हो उसकी हेल्थ मतलब उसकी हेल्थ मतलब खतरे में है या फिर उसकी लाइफ खतरे में है, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं उसको हजार्डियस प्रोसेस बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे यंग पर्सन किसको बोलते हैं, राइट। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यंग पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं जो या तो चाइल्ड हो या तो एडोलेसेंट हो। याद रखना कितना अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे बन गया है कि यंग पर्सन हम उसको बोलेंगे दो या तो चाइल्ड हो या तो एडोलेसेंट हो। मतलब यंग पर्सन की अगर हमें एज लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, 15 से बिलो, ठीक है, बिलो 15 बट नॉट कंप्लीटेड 18, ठीक है, जो 18 से बिलो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड और एडोलेसेंट मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया डज नॉट इंक्लूड एडल्ट, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि यंग पर्सन में एडल्ट इंक्लूड है, 18 क्या 19 साल का लड़का यंग पर्सन में इंक्लूड है एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो तुम आंसर बोलोगे नो, ठीक है, यंग पर्सन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर इतना अपना हो गया है। नेक्स्ट है पावर, राइट। अब देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये कहता है कि हम पावर उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, फिर वो ट्रांसफर करी जा रही है, ठीक है, और वो पावर ह्यूमन या फिर एनिमल एजेंसी, ठीक है, किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल के थ्रू जनरेट नहीं करी जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई जनरेटर है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में जनरेटर चल रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको पावर मानेंगे। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है, ह्यूमन की मैन पावर इन्वॉल्व है और या फिर एनिमल के थ्रू काम कराया जा रहा है और फिर पावर जनरेट कर रहे हैं, तो फिर उसको पावर नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मूवर। तो सबसे पहले प्राइम मूवर का मतलब है कोई भी ऐसा इंजन या मोटर या फिर अप्लाइंसेस जो कि क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। पूछ सकता है यूपीएससी, राइट, क्योंकि ये ऐसा कीवर्ड है जो बिना पढ़े हुए तुम इस पे आंसर नहीं कर सकते, राइट। तो प्राइम मूवर उसको बोलते हैं कोई भी ऐसा इंजन, कोई भी ऐसा मोटर जो पावर जनरेट कर रहा है या फिर पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ईपीएफओ एग्जाम में कि ये बताओ कि प्राइम मूवर कौन से एक्ट में मेंशन है। यस, इस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ईपीएफ एग्जाम में। कोई पर्टिकुलर कीवर्ड तुमसे पूछेगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन से एक्ट में मेंशन है, ठीक है। तो याद रखना प्राइम मूवर का मेंशन किस में है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन वो है कि कोई भी वर्कमैन जिसको एम्प्लॉय करा गया है डायरेक्टली या फिर किसी एजेंसी के थ्रू, मतलब इनडायरेक्टली, और जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूडेड, राइट। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी वर्कमैन को एम्प्लॉय करा है किसी फैक्ट्री में, तो वो भी वर्कर का क्या है, डेफिनेशन में आता है, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है, इस वजह से वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, नहीं। या तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो बाय द एम्प्लॉयर या फिर इनडायरेक्टली थ्रू एन एजेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो आप वर्कर के डेफिनेशन में आते हो, राइट। और इसके बाद यहाँ पर ये याद रखना कि वर्कर की डेफिनेशन में वो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस इंक्लूड नहीं होते। इवन दो मैं तुम्हें हर एक्ट में बता रहा हूँ कि अगर फौज से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ यहाँ पे आ रही है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो वर्कर की डेफिनेशन में कोई भी ऐसा वर्कमैन नहीं आएगा जो आर्म फोर्सेज में काम करता हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में फैक्ट्री किस तरह से डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो वो देखो दो तरह की फैक्ट्रीज होती हैं। एक फैक्ट्री वो होती है जहाँ पे पावर इस्तेमाल हो रही है, राइट, और जहाँ पे पावर नहीं इस्तेमाल हो रही, ठीक है, जिसमें विद पावर और जिसमें विदाउट पावर। तो वो फैक्ट्रीज, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन चुका है और बन भी सकता है, वो फैक्ट्रीज जहाँ पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को हम फैक्ट्री बोलेंगे। या तो पावर यूज हो रही हो और पावर इसके साथ साथ 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, तो वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में आएगा। अब नेक्स्ट, वो फैक्ट्रीज जहां पर पावर नहीं यूज हो रही, ठीक है, विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब वहां पे काम हो रहा है, मैनुअली काम हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा वहां पे अप्लायंस, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जहां पे बिजली के थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, ठीक है, इस तरह की वो फैक्ट्री है और वहां पे फिर 20 या फिर उससे ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो, तब जाके उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो पावर के केस में 10 वर्कर या उससे ज़्यादा और विदाउट द एड ऑफ पावर के केस में 20 वर्कर या उससे ज़्यादा। तो ये दोनों डेफिनेशन आती हैं फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इस बार एग्जाम में। और यूपीएससी एएलसी 2023 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम में तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में पूछ रहा है कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। तो सिंपल सा है, 10 और मोर वर्कर, 10 या उससे ज़्यादा वर्कर, कब, जब
वो काम कर रहे हो विद द एड ऑफ पावर, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। और नेक्स्ट है 20 और मोर वर्कर, 20 या उससे ज़्यादा वर्कर, कब? जब वो काम कर रहे हो विदाउट द एड ऑफ पावर। दोनों डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होने वाला है सी, राइट। अब मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहता हूँ। न्यू लेबर कोड्स के पीछे भागते हो ना, क्या न्यू लेबर कोड्स नहीं पढ़ा? तो ये मान के चलो हम न्यू लेबर कोड्स पढ़ रहे हैं साथ के साथ। पता है कैसे? देखो, अब जो न्यू लेबर कोड्स आए हैं ना, उसमें ये जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 10 वर्कर का जो यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल कि 10 वर्कर या उससे ज़्यादा वर्कर हो विद द एड ऑफ पावर में, तो 10 को हटा के यहाँ पे कर दिया 20, और जहाँ पे पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वहाँ पे 20 को हटा के क्या कर दिया? 40। जस्ट ये समझो डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया, राइट। जहाँ पे 10 थे वहाँ पे 20 कर दिया, और जहाँ पे 20 थे वहाँ पे इंटू 2 करके 40 कर दिया। बस इतना याद रखना कि फैक्ट्रीज एक्ट को न्यू लेबर कोड्स में इस तरह से चेंज कर दिया गया है, और ये चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। ब्लैक नोट्स देखो यहाँ पर। तो फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात करें तो विद द एड ऑफ पावर 10 वर्कर, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 वर्कर, राइट। लेकिन हम यहाँ पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, इस एक्ट को अगर देखें, जस्ट एक सेकेंड, इसको छोटा सा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इस एक्ट को अगर देखो, OSH कोड भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो विद पावर है 20 और विदाउट पावर है 40, ठीक है। जस्ट इसको डबल करा है और कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल सा है। तो दोनों याद रख लेना। एग्जाम में अगर ये पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क करके आना। एग्जाम में अगर फैक्ट्रीज एक्ट पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछा है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के, जस्ट एक सेकेंड, तो अगर जैसे यहाँ पे पूछा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से, तो फिर तुम्हें क्या करना है? ये 10 और 20 का प्रिंसिपल याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर किसको बोलते हैं? तो ऑक्यूपायर उसको बोलते हैं जिसके पास फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल हो, ठीक है। मतलब अल्टीमेट कंट्रोल, फाइनल अथॉरिटी जिस पर्सन के हाथ में होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपायर, ठीक है। बस इतना सा डेफिनेशन याद रखना है, ज़्यादा इस पर नहीं घुसना। नेक्स्ट है पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, राइट, उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट दे सकती है ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। मतलब एग्जेम्पशन किस चीज़ का? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अभी हम इस एक्ट में पढ़ेंगे कि किसी भी वर्कमैन को 48 आवर से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता एक हफ्ते में, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? पब्लिक इमरजेंसी के दौरान किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री को जहाँ पे काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह के एग्जेम्पशन जो होते हैं वो कम से कम वो एक्सीडिंग 3 मंथ्स एट अ टाइम होते हैं। मतलब जब सरकार अगर एग्जेम्प्ट करती है तो पहली बार में सिर्फ 3 महीने का ही एग्जेम्पशन दे सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर से सरकार को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मंथ्स एट अ टाइम, ये पॉइंट याद रखना। जब सरकार किसी भी फैक्ट्री को क्या करती है? पब्लिक इमरजेंसी के ड्यूरिंग एग्जेम्प्ट करती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। तो किस तरह से यहाँ पे फैक्ट्रीज का अप्रूवल और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन होता है? तो सबसे पहली ये चीज़ है कि अगर कोई भी पर्सन के पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और अगर वो उस फैक्ट्री को क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो उसके पास फैक्ट्री में बस एक बिल्डिंग थी, अब उसने क्या सोचा? अब मैं दूसरी बिल्डिंग भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो अपनी फैक्ट्री पर वो एक्सपैंड कर रहा है तो वहाँ पे उसको सरकार से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक ये प्रोविजन याद रखना। नेक्स्ट है जब वो सरकार को नोटिस देता है कि मैं अपनी फैक्ट्री में इतनी न्यू मशीन्स और लेकर आ रहा हूँ या फिर मैं अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो वो सरकार को देता है 3 महीने का नोटिस, ठीक है। और अगर सरकार ने 3 महीने के अंदर अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, उससे कम्युनिकेट नहीं करा, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको जो परमिशन है वो डीम्ड हो चुकी है, ठीक है। मतलब उसको परमिशन ग्रांट हो चुकी है अगर 3 महीने तक सरकार की तरफ से कोई भी जो रिप्लाई नहीं मिला उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ये ज़्यादा याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने के अंदर अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को अगर सरकार ने कम्युनिकेट नहीं करा, ठीक है, मतलब उसको परमिशन दी जा रही है या फिर नहीं दी जा रही, अगर इस तरह का अगर कोई मैसेज नहीं आया तो फिर 3 महीने बाद ये मान लिया जाएगा कि ठीक है आपको परमिशन मिल गई, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर और अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना चाह रहा था, सरकार ने मना कर दिया कि नहीं तुम अभी एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, और वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? वो अपील कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अपील करने का टाइम होगा कितना? 30 डेज, ठीक है। तो एक ये केस भी तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है वो तुम यहाँ से पढ़ लो। देखो, कब हम मानेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड कराए, राइट। तो अगर आप
सिर्फ मशीनरी या प्लांट रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी एम्प्लॉयर की मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो वो क्या उसने क्या करा, पुरानी मशीन को हटाया और नई मशीन को लेकर आ गया, ठीक है। या फिर पूरे प्लांट को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, प्लांट पुराना हो गया था, एक्सपायर हो गया था, फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता था, उसने पूरे प्लांट को रिप्लेस करा दिया। तो इस केस में एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन कब माना जाता है, जब आप नए प्लांट लेकर आओ या नई मशीनरी लगाओ, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर साइज से बहुत ज़्यादा हो और आपको नई जगह की ज़रूरत पड़े, राइट। मतलब आप इतनी मशीन लेकर आ रहे हो किसी फैक्ट्री में कि अब आपको नई जगह चाहिए, तब आप जाके उस पर्टिकुलर न्यू मशीन को रखोगे। तो अगर इस तरह के केस होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे माना जाएगा कि आप अपनी फैक्ट्री को क्या करो, एक्सपैंड कर रहे हो, और वहाँ पे फिर आपको सरकार से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा और सरकार को आप भेजोगे 3 महीने का नोटिस, ठीक है। और सरकार का ये होगा, सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो आपको 3 महीने के अंदर रिप्लाई देगी, और अगर रिप्लाई नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो परमिशन है वो डीम्ड हो चुकी है। मतलब आप ये मान लोगे कि आपको परमिशन मिल गई सरकार से, अगर सरकार ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। लेकिन अगर सरकार रिप्लाई देती है और वो आपके फेवर में नहीं होता, तो फिर आप 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट बेसिक, बिल्कुल मैंने ABCD करके तुम्हें ये पूरा स्टोरी वाइज समझा दिया। नेक्स्ट है नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ठीक है। नोटिस बाय ऑक्यूपायर, देखो समटाइम्स होता क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है उसने अपने कुछ टाइम के लिए अपनी जो फैक्ट्री थी उस पर लगा दिया ताला, उस पर क्या लगा दिया, ताला, और फिर वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अपनी फैक्ट्री को फिर से खोल रहा है, राइट। तो जब अपनी फैक्ट्री को फिर से खोलेगा या फिर से काम वहाँ पे शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है इसने बिना किसी अथॉरिटी को नोटिस दिया इसने काम शुरू कर दिया। उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर मतलब जिसके पास फाइनल अथॉरिटी है, वो नोटिस भेजेगा, ठीक है, किसके पास, चीफ इंस्पेक्टर के पास, और एटलीस्ट 15 दिन पहले नोटिस भेजेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो अगर किसी भी डेट को अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, तो उससे 15 दिन पहले का उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को अपनी फैक्ट्री फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन का प्रायर नोटिस देना है। नेक्स्ट है, अब समटाइम्स क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट है वो पहली बार खुल रहा है, ठीक है, मतलब वो न्यू स्टैब्लिशमेंट है, इससे पहले वहाँ पे कभी मशीन्स चली नहीं, बिल्कुल नया स्टैब्लिशमेंट लगाया गया है। तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर को आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, और वहाँ पे 15 दिन नहीं, फिर वहाँ पे हो जाएगा 30 डेज, ठीक है। विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम इंक्रीज इस वजह से हुआ है क्योंकि देखो आपकी फैक्ट्री न्यू है, तो जो इंस्पेक्टर है उसको फाइल बनाने में, ठीक है, उसको पूरी फैक्ट्री आपकी इंस्पेक्ट करने में टाइम लगेगा, 15 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू फैक्ट्री आपने स्टैब्लिश करी या फिर न्यू स्टैब्लिशमेंट आपने डाला है, ठीक है। तो मशीन किस तरह की है, मशीन उस क्वालिटी चेक्स को फुलफिल करती है नहीं करती, तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सरकार ने क्या करा, 15 डेज़ का टाइम पीरियड यहाँ पे रखा है, जो फैक्ट्री ऑलरेडी थी, ठीक है, और बस आपने उसको कुछ टाइम बाद फिर से स्टार्ट करा है, तो इसलिए यहाँ पे 15 डेज़ का टाइम पीरियड, और अगर न्यू फैक्ट्री है तो जो टाइम पीरियड 15 था उसको बढ़ा के क्या कर दिया 30 डेज़, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, और मैंने तो रीज़न भी बता दिया कि यहाँ पे 30 डेज़ किस रीज़न की वजह से है, राइट। नेक्स्ट है, अब अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट्री है, ठीक है, वो साल भर काम करती है, लेकिन वो साल भर 180 दिन से कम काम करती है, ठीक है, लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, ठीक है। तो उस केस में अगर इस तरह की फैक्ट्री अगर फिर से अगर वो ऑपरेट होती है, तो अगेन उसको भी 30 दिन की तरह, ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को। और समटाइम्स क्या होता है, जो फैक्ट्री है उसमें न्यू मैनेजर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे नया मैनेजर अपॉइंट करा गया है। तो जब नया मैनेजर अपॉइंट होगा तो 7 दिन का, ठीक है, विद इन 7 डेज चीफ इंस्पेक्टर को आपको बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री में नया मैनेजर अपॉइंट करा है, आओ इससे मिल लो, ठीक है, मैं आपको 7 दिन से पहले का आपको नोटिस दे रहा हूँ, ठीक है। तो नया मैनेजर जब अपॉइंट होगा तो यहाँ पे 7 डेज का, विद इन 7 डेज आपको चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है, यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में मैनेजर ही नहीं होता, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 6 महीने से मैनेजर ही नहीं है, तो उस केस में मैनेजर पता है किसको मानेंगे, उस पर्टिकुलर ऑक्यूपायर को ही मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री का मालिक है वो ही मैनेजर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्यूपायर हिमसेल्फ शैल बी डीम्ड टू बी अ मैनेजर, कब, जब मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ हुआ या फिर काफ़ी टाइम से मैनेजर फैक्ट्री में नहीं है, तो ऑक्यूपायर ही मैनेजर की पोस्ट को संभालेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना।
नेक्स्ट है यहाँ पर देखो कुछ जनरल ड्यूटीज़ हैं ऑक्यूपायर की। वैसे देखो जनरल ड्यूटीज़ ऑक्यूपायर की बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी की फैक्ट्री है, मान लो तुम ही फैक्ट्री के मालिक हो, तो तुम्हारी जनरल ड्यूटीज़ क्या होगी? तुम्हारी जनरल ड्यूटीज़ ये होगी कि वर्कमैन की तुम्हें जो उनका काम है उनका ख्याल रखना है, ठीक है, और फिर जिस तरह से काम हो रहा है वो हजार्डियस ना हो, ठीक है, और जो फैक्ट्री में कंप्लाइंसेज हैं वो फुलफिल हो रहे हो। तो ये सारी बेसिक जनरल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे इसको कट ही कर दिया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है, सो दैट्स वाई इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ये यहाँ पे हम थोड़ा नोट से पढ़ते हैं, राइट। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, तो जनरल ड्यूटीज ऑक्यूपायर की होती है, सबसे पहले उसकी होती है बेसिक ड्यूटी। बेसिक ड्यूटी ये है कि जब तक पॉसिबल हो फैक्ट्री में काम करते वक्त सभी वर्कर का हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर सिक्योर हो, ठीक है। तो किसी भी ऑक्यूपायर का यही काम है कि वो अपने वर्कर का हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को क्या करे, सिक्योर करे, राइट। और उसके कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ भी होती हैं किसी भी ऑक्यूपायर के, ठीक है। तो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले होता है प्लांट और सिस्टम ऑफ वर्क को सेफ बनाना, मतलब जो मशीनरीज उसके इस्टेब्लिशमेंट में, उसकी फैक्ट्री में जो इंस्टॉल हुई हुई हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हो, ठीक है, सही कंडीशन में हो। नेक्स्ट है यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जो भी माल है जो फैक्ट्री में बन रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो वो थोड़ा हजार्डियस माल है तो उसका सही से हैंडलिंग हो रहा हो, उसको सही से यूज़ करा जा रहा हो, ठीक है, स्टोरेज उसकी सही तरीके से हो, ट्रांसपोर्ट वो सही तरीके से हो। ये थोड़ा बेसिक सी है बातें हैं, ठीक है। कुछ ऐसी नहीं है कि तुम्हें इसको पढ़ने के बाद ही तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो इसी से रिलेटेड है, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग इन्वायरमेंट को क्या करें, मॉनिटर करें, मेंटेनेंस का ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्क प्लेस की सेफ्टी और एक्सेस को देखें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो भी इन्फॉर्मेशन हो वर्कमैन तक पहुंचनी चाहिए, राइट। और इंस्ट्रक्शन दे वर्कमैन को ताकि वो कोई इंजरी से बच सकें, राइट। ट्रेनिंग दे और सुपरवाइजन करे, ठीक है। तो सिंपल सा बेसिक सा चीज़ है। अब यहाँ पे देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, वेरी वेरी इजी। सो यहाँ पे बोल रहा है यूपीएससी कि बताओ जनरल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर क्या है, राइट। तो यह है मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री इन अ कंडीशन दैट इज सेफ टू द हेल्थ ऑफ अ वर्कर, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक बात। इंश्योरिंग सेफ्टी इन कनेक्शन विद यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि उसको इंश्योर करना है कि जो भी सब्सटेंस है उसका यूज, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, उसका यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट वो सही से हो। तो यही सेम डेफिनेशन यूपीएससी ने यहाँ पे भी पूछी है और इसका आंसर क्या होने वाला है, सी, बोथ 1 and 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द इंस्पेक्टर, ठीक है, जो जिस अभी हमने पढ़ा ना चीफ इंस्पेक्टर, तो चीफ इंस्पेक्टर तो सीनियर हो गया, उससे पहले होता है इंस्पेक्टर भी होता है, तो सारे सब इसी सेक्शन 8 में ही आता है, राइट। तो सबसे पहले ये जो इंस्पेक्टर हो या फिर चीफ इंस्पेक्टर हो उसको अपॉइंट कौन करेगा? जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन एज पॉजेसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो इंस्पेक्टर की है उसको फुलफिल करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन को अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इंस्पेक्टर अपॉइंट कर देगी, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन, अगर तुम ना भी पढ़ो तब भी तुम इसको सही करके आओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे ये है, अगर नहीं पढ़ा तो माइट बी चांसेस कि तुम नहीं कर पाओ सही। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट, जो आईएएस ऑफिसर होता है, राइट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अपने आप ही उस डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होता है, राइट। मतलब आईएएस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट्री में जाके रेड कर सकता है, उन वहाँ के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, राइट, वहाँ के जितने भी कंप्लाइंसेज हैं, ठीक है, और जो वर्कर के जो राइट्स हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो उस चीज़ पर अपना इंक्वायरी या फिर कुछ भी अगर उसको खुद जाके विजिट करना हो तो वो कर सकता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का सेक्शन 8 ये कहता है कि जो एक डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो मान लो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट में 20 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, 20 फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे 20 फैक्ट्रीज का क्या है, इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, यूपीएससी में आया तो इसको बिल्कुल ठीक मानना, राइट। नेक्स्ट, अब इसके बाद जितने भी चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, राइट, जितने भी इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, राइट, अंडर दिस एक्ट, ये क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये डेफिनेशन यूपीएससी एग्जाम में डाल चुकी है, इस वजह से मैं तुम्हें ये डेफिनेशन हर बार जो भी एक्ट में आती है मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना कि चीफ इंस्पेक्टर वगैरह ये सब क्या होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो ये हर एक्ट में कहा गया है और अभी तक तुम्हें ये डेफिनेशन याद भी हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है। सर्टिफाइंग सर्जन कौन है? देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में क्या होता है, एक मेडिकल
जो एक मेडिकल पर्सन होता है, ठीक है, जो एक डॉक्टर होता है, उसको अपॉइंट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ये क्या करता है, मान लो किसी वर्कर का मेडिकल चेकअप करना हो, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन हजार्डियस वर्क में इन्वॉल्व हो, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही हो, तो यही पर्सन होता है जो सर्टिफाइंग सर्जन, जो क्या करेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने तुमसे पूछा कि ये बताओ सर्टिफाइंग सर्जन कौन से एक्ट में मेंशन है, राइट। तो मैंने तुमसे अगेन कह रहा हूँ कि जो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, सर्टिफाइंग सर्जन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि सर्टिफाइंग सर्जन तुम्हें दूसरे एक्ट में भी ये कीवर्ड मिल जाए, राइट। तो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हो ना कोई पर्टिकुलर एक्ट में, तो उसको याद कर लो कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड इस एक्ट में है। अब ये मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ ईपीएफओ 2023 का। अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरह का बनाया है, देखो यहाँ पे प्रोविजन पूछ ली है, या फिर तुम ये कहो कि यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करे हैं और बोल रही है कि कौन से एक्ट में ये कीवर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे आ गया सर्टिफाइंग सर्जन, तो सर्टिफाइंग सर्जन किस में, फैक्ट्रीज एक्ट में, राइट। और अभी हमने कौन सा एक्ट पढ़ लिया, हमने अभी ये वाला एक्ट पढ़ लिया है और ये अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये देखो, जब एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो वहाँ पे हाफ मंथली पेमेंट का जो प्रोविज़न है वो आया था। तो हाफ मंथली पेमेंट किस में है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट में है। मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे पीस वर्क, ये जो कीवर्ड है पीस वर्क, ये मिनिमम वेजेस एक्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर इसी में होने वाला है। और बाद में है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कहाँ पे मिलेगा, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर वाले एक्ट में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का प्रोविजन इस एक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो उसको याद करो, ठीक है। कीवर्ड पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड कौन से एक्ट में मेंशन है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 अबाउट हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 अबाउट हेल्थ में सबसे पहले आता है क्लीनलीनेस, ठीक है, सफाई। तो सफाई किस तरह से करनी है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, जस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे साफ करना है। सिंपल सी बात है, जो झाड़ू वगैरह है, जो बेंचेस हैं, जो फ्लोर है, वो रोज़ साफ़ होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ रोज़ साफ़ करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्लोर ऑफ एवरी बाथरूम, ठीक है, सॉरी, फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी क्लीन एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक। जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, जहाँ पे लेबर काम करती है फैक्ट्रीज़ में, तो उनका जो फ्लोर है, राइट, वर्क रूम है, तो वो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार साफ़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्ट है ये इसको रोज़ साफ़ करने का प्रोविज़न नहीं दे रहा, कह रहा है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार साफ़ करो, ठीक है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। दिमाग घूमा यूपीएससी का, और एपीएफसी का तुम्हें पता है एग्जाम इस साल 2025 में एक साथ होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा इनडेप्थ यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। तो याद रखना, जो वर्कमैन का फ्लोर है वो हफ्ते में बस एक बार साफ़ होगा, ठीक है। मतलब एक्ट ही कहता है, लेकिन अगर कोई जो एम्प्लॉयर है, जो ऑक्यूपायर है, वो अगर रोज़ साफ़ करना पाए वो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक्ट ये कहता है कि कम से कम आप हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करोगे। अब यहाँ पे डी से लेके ये ई और ये डी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाता हूँ वाइट नोट से। देखो, तो क्लॉज डी क्या कहता है, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, वार्निशिंग, वॉल एंड सीलिंग। देखो, अगर आपने वॉल्स पे पेंट कराया और वो पेंट कौन सा है, नॉन वॉशेबल है, ठीक है, और वार्निश कराइए, तो आपको वो चीज़ अगले 5 साल में फिर से करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर फिर से बता रहा हूँ, वॉल्स पर पेंट हो रहा है और वो पेंट नॉन वॉशेबल है, तो 5 साल बाद आपको फिर कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेंट करवाया वो वॉशेबल पेंट है, ठीक है, तो वॉशेबल पेंट हर 3 साल में आपको करवाना पड़ता है। वॉशेबल पेंट हर 3 साल में, नॉन वॉशेबल पेंट हर 5 साल में, और जो वॉशेबल पेंट है आपको हर 6 महीने में उसको साफ़ भी करवाना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो वॉशेबल, आप पानी से उसको साफ़ कर सकते हो, तो हर 6 महीने में आप उसको साफ़ भी करवाओगे, और हर 3 साल बाद आप उसको प्री पेंट करवाओगे, राइट। नेक्स्ट है, अगर सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो उसको साफ़ करने के लिए आप 14 महीने, हर 14 महीने में वो साफ़ होगा। और वाइट वॉश, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पेंट के लिए यहाँ पे 5 साल है नॉन वॉशेबल, और पेंट विथ वॉशेबल वाटर पेंट वो 3 साल है। लेकिन अगर वाइट वॉश की बात करें या कलर्ड वॉश की बात करें तो 14 मंथ्स है, ठीक है। वाइट वॉश आप हर 14 महीने में करवाओगे। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। तो वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वुडन, कोई मेटल, कोई फ्रेम, जो खिड़की होती है ना, खिड़की वगैरह पे पेंट करना, दरवाज़ों पे पेंट करना, तो ये आप हर 5 साल में एक बार करवाओगे, ठीक है। दरवाज़ों पे पेंट, विंडो पे पेंट, ठीक है। कोई फ्रेम हो, कोई मेटल और कोई वुडन फ्रेमवर्क वगैरह, कोई मान लो कोई लकड़ी की चेयर हो, लकड़ी की डेस्क हो, तो आप उसमें हर 5 साल में पेंट करवाओगे, ठीक है। तो ये
क्लीनलीनेस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट है, देखो हेल्थ पे क्वेश्चन क्या बना, यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023। अब बोल रहे हैं यहाँ पे हेल्थ में क्या कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पे ए में देखो, यहाँ पे मेंटेनिंग क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन, बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड है। स्वीप करना है आपको लैट्रीन, यूरिनल एंड वॉशिंग प्लेसेस, ये भी बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटेनिंग टेम्परेचर एज वेल सिक्योर टू वर्कर रीजनेबल कंडीशन, यस आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे फैक्ट्री का तो हेल्थ क्या होगी, जो वर्कमैन है उनकी अफेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है कि जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कमैन रात में काम करते हैं, अगर वो 500 से ज़्यादा है तो आपको उनको रहने की अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डी। सो अब यहाँ से पढ़ते हैं अबाउट द आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, राइट। अब मैं अगेन तुमसे कह रहा हूँ, ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है, ये ऐसा कीवर्ड है, ये तुम्हें दूसरे एक्ट में नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, रिमेंबर दैट दिस टर्म इज मेंशन इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आराम से यूपीएससी पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का जो प्रोविजन है वो कौन से एक्ट में है, तो याद रखना फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हारा एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ताकि जब तुम कोई चीज़ को पढ़ो तो तुम उसको उसी अंदाज से पढ़ो जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ओवर क्राउडिंग, राइट, किसी भी फैक्ट्रीज में ओवर क्राउडिंग ना हो तो उसका भी यहाँ पे प्रोविजन है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 क्या करता है, ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है, राइट। अब यहाँ पे दो प्रोविजन है, वो फैक्ट्रीज जो इस एक्ट से पहले बनी थी, राइट, मतलब वो फैक्ट्रीज जो 1948 से पहले एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो फैक्ट्रीज, न्यू फैक्ट्रीज जो इस एक्ट के बाद में बनी है, मतलब वो 1948 के बाद में बनी है, ठीक है। तो देखो वो ओल्ड फैक्ट्रीज जो इस एक्ट से पहले बनी थी, उनके लिए ये है कि 9.9 क्यूबिक मीटर पर वर्कर की जगह होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्कर है, राइट, तो उस वर्कर के लिए, पर वर्कर के लिए यहाँ पे 9.9 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। और एट द सेम टाइम न्यू फैक्ट्रीज, ठीक है, जो इस एक्ट के बाद में बनी है, वो ये कहती हैं कि पर वर्कर के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस मिनिमम होना चाहिए। तो ये तुम्हें यहाँ पे याद करना पड़ेगा, 9.9 क्यूबिक मीटर पुरानी फैक्ट्रीज के लिए जो इस एक्ट से पहले बनी थी, और 14.2 क्यूबिक मीटर न्यू फैक्ट्रीज जो इस एक्ट के बाद में बनी थी, राइट। तो ये दोनों तुम्हें याद करना है। और नेक्स्ट है, अगर कोई भी फैक्ट्री जिसकी हाइट, ठीक है, जिसकी हाइट किससे ज़्यादा हो, 4.2 मीटर से ज़्यादा हो, तब ये जो है ना 9.9 क्यूबिक मीटर और 14.2 क्यूबिक मीटर, तब ये फिर काउंट नहीं होगा, ठीक है, तब ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी, 9.9 क्यूबिक मीटर और 14.2 क्यूबिक मीटर, राइट। अब नेक्स्ट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जस्ट, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, राइट, पानी की सप्लाई किसी भी फैक्ट्री में कब होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस एक्ट का, इस सेक्शन का, सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर का क्लॉज 2 ये कहता है, ठीक है, प्रोविजन 2 क्लॉज 2 ये कहता है कि जहाँ भी आप पानी की सप्लाई दोगे ना, जहाँ भी पीने का पानी का वाटर टैंक होगा, तो उसके 6 मीटर के आसपास कोई भी वॉशिंग प्लेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी पीने का नल है या फिर पानी पीने का जो वाटर टैंक है वहीं पर ही बर्तन धुल रहे हैं, ठीक है, या फिर वहीं पर ही कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है वो भी वहाँ पर धुल रहा है, राइट। या फिर जहाँ पे सुसु पॉटी के लिए जो टॉयलेट्स होते हैं, वहीं पे पास आपने क्या करा, वहाँ पे पानी पीने का इंतज़ाम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, कम से कम विदिन 6 मीटर के आसपास तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्या, वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लैट्रीन, स्पिटून का मतलब होता है थूकने की जगह, राइट, स्पिट करने की जगह, तो उसको स्पिटून बोलते हैं। और ओपन ड्रेन कैरिंग सलेज एंड एफ्लुएंट, तो ये सारी चीज़ें विदिन 6 मीटर के बाहर होनी चाहिए, जहाँ पर पानी पीने का उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, राइट। तुम खुद सोचो ना, जहाँ पे पानी पी रहे हो वहीं पर ही सामने टॉयलेट वॉशरूम है, तो कितना देखने में भद्दा लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है। नेक्स्ट है, कोई भी ऑक्यूपायर, उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि अब आप अपनी फैक्ट्री में ठंडा पानी पीने का इंतज़ाम करोगे अगर आपकी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये 250 का जो 250% लिखे हुए हैं ना, ये थोड़ा ज़्यादा लगा। ये 100 एटलीस्ट होना चाहिए था। क्या 100 से ज़्यादा अगर बंदे काम कर रहे हैं ना, तो जो ऑक्यूपायर है उसको यहाँ पे ठंडा पानी, कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर डेज, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन एक्ट में क्या मेंशन है, 250, ठीक है, 250। तो तुम्हें याद रखना है कि हर फैक्ट्री में अगर 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ठंडा पानी पीने की जो व्यवस्था है, फैसिलिटी है, वो होनी चाहिए, राइट।
नेक्स्ट है इसके बाद लैट्रिन एंड यूरिनल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मेंशन है, कोई भी अगेन फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कमैन काम कर रहे हैं 250 से ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑल लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और सैनिटरी प्रोसीजर वहाँ पे अपनाए जाएंगे, साफ़ सफाई वगैरह ये सब, राइट। और एक और चीज़, जो वहाँ पे लैट्रिन और यूरिनल होगा, ठीक है, तो फ्लोर से लेके उसकी वॉल तक, ठीक है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर, वो उतना लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रख सकते हो। लेकिन जब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कमैन है कि कितने नंबर ऑफ वर्कमैन के बाद लैट्रिन और यूरिनल के लिए उसको ये चीज़ सैनिटरी टाइप्स प्रोवाइड करनी है, तो वो है 250 प्लस वर्कमैन। नेक्स्ट है, अब ये प्रोविजन ये कहता है कि एटलीस्ट 7 डेज में एक बार आप ये लैट्रिन और यूरिनल मतलब जो वॉशरूम्स हैं वो आप 7 दिन में कम से कम एक बार तो साफ़ करोगे, ठीक है। एक्ट ये कहता है कि 7 दिन में एक बार ये साफ़ होना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है, और स्पिटून की अगर बात करें तो स्पिटून का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इतने नंबर ऑफ वर्कमैन पे प्रोवाइड होना चाहिए, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। फेंसिंग की अगर बात करें, राइट, कौन सी मशीनरी को हमें फेंस करना है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्जाम में पूछ रखा है, सो दैट्स वाई मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है, कौन सी मशीन को हम फेंस करेंगे, तो ये तो मेरे वाइट नोट्स में देखो, तो यहाँ पर देखो कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑक्यूपायर है, उसको ये मेक श्योर करना है कि वो मशीन्स, ठीक है, उसको वो फेंस करेगा। कौन कौन सी मशीन, प्राइम मूवर, मैंने तो बताया था प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, प्राइम मूवर, सॉरी, तो प्राइम मूवर उसको बोलते हैं वो मशीन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, राइट, या फिर कोई भी मूविंग पार्ट, कोई भी ऐसी मशीन है उसका पार्ट मूव करता है, ठीक है, तो या फिर कोई फ्लाई व्हीलर, तो इस चीज़ को आप क्या करोगे, फेंस करोगे, राइट। नेक्स्ट है वाटर व्हील, वाटर टरबाइन का हेड रेस या फिर टेल रेस, ठीक है, जो वाटर व्हील है या फिर वाटर टरबाइन है, तुम उसकी फोटो देख सकते हो गूगल करके, ठीक है, वीडियो पॉज करो, इनकी फोटो देख लो, थोड़ा दिमाग में छप जाएगा, राइट। तो ये अगर मशीन्स हैं तो इसको भी फेंस करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है तीसरा, स्टॉक बार ऑफ अ लेथ, ठीक है, स्टॉक बार ऑफ अ लेथ, इसकी भी तुम पिक्चर देखो, तुम्हें माइंड में छप जाएगा ये किस तरह का मशीन है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको भी क्या करना है, फेंस करना है। नेक्स्ट है, अगर मशीन सेफ पोजीशन में नहीं है, राइट, अगर कोई मशीन ऐसी जगह रखी है जहाँ पे वो सेफ नहीं रखी हुई, तो उसको भी फेंस करना ज़रूरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ, ठीक है, कोई रोटेरी कन्वर्टर हुआ, या फिर ट्रांसमिशन मशीनरी हुई, या फिर कोई डेंजरस पार्ट हुआ मशीन का, तो इस तरह की अगर चीज़ें रखी हुई हैं जो सेफ पोजीशन में नहीं रखी हुई, तो उसको भी आप क्या करोगे, फेंस करोगे। तो ये तो हो गया फेंसिंग का प्रोसीजर कि हम कौन कौन सी मशीन को फेंस करेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे यही सेक्शन ये कहता है कि कुछ पार्ट ऐसी हैं, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें आप फेंस ना करो तो एक्ट आपको अलाउ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मशीनरी चलती हुई कंडीशन में या टेस्ट ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको वो इतनी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं और वो इतना हीट प्रोड्यूस करती हैं कि उनको बार बार, ठीक है, उनको बार बार ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब हर 2 दिन में, हर 3 दिन में उसमें आप क्या करोगे, ल्यूब्रिकेंट उसको प्रोवाइड करोगे। तो ऐसी मशीन जो होती हैं, तो अब अगर बार बार आप फेंस करोगे, फिर बार बार फेंस हटाओगे, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना। तो एक्ट ये कहता है कि ऐसी मशीन्स जहाँ पर जिसको आप बार बार ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर चलती हुई कंडीशन में आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप उसको फेंस मत करो, तो ये एक्ट कोई भी आपके ऊपर जुर्माना या फिर फाइन नहीं लगाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको परमिसेबल है, ठीक है, अलाउ कर रखा है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मशीनरी में बेल्ट चेंज या एडजस्टमेंट। कुछ मशीन होती है जैसे ट्रांसमिशन मशीनरी, उसकी बेल्ट चेंज करनी है, ठीक है, या फिर बेल्ट ऐसी है जो बार बार उसको चढ़ानी उतारनी पड़ती है। कुछ अगर इस तरह का है जिसमें आप बार बार उस मशीन के पार्ट को टच करते हो, तो ऐसे केस में जो फेंसिंग है वो करना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर बेल्ट या लुब्रिकेशन का काम चलती हुई मशीन में ही करना पड़ रहा है, ठीक है, अगर चलती हुई मशीन में अगर आप करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस मशीन को रोक नहीं सकते, ठीक है, आप कुछ मशीन फैक्ट्रीज में ऐसी होती हैं जो आप स्टॉप नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या है, आप बाउंड हो कि आपको वैसे ही करना पड़ेगा विदाउट फेंस, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन में आप फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कंडीशन यूपीएससी अपने ईपीएफओ एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी मूविंग पार्ट, कोई भी ऐसा मशीन जिसका पार्ट मूव कर रहा है, वेदर प्राइम मूवर और फ्लाई व्हीलर, तुम्हें अभी बताया कि इसको सिक्योर करना जरूरी है बाय फेंसिंग। नेक्स्ट है, ये तो स्टेटमेंट ठीक है।
नेक्स्ट है हेड रेस हो या टेल रेस हो किसका, व्हील एंड वाटर टर्बाइन का, ये भी मैंने तो बताया, इसको भी फेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटेड बेल्ट ऑफ मशीनरी शैल बी कंपलसरी फेंस, नहीं, जो भी ल्यूब्रिकेटेड बेल्ट होगी तो आप उसको फेंस मत करो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप मशीन को बिना रोके आप नहीं काम कर सकते, आपको साथ में ही करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़वाया था ना, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है, राइट। तो तुम इसको यहाँ पे देखो, तो ये फेंस नहीं होगा, तो तुम इसको याद कर सकते हो, ये यूपीएससी तुम्हारे ईपीएफओ एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है, मेरी बात याद रखना। सो थर्ड स्टेटमेंट नहीं आएगा, और फोर्थ स्टेटमेंट आएगा कि एनी पार्ट ऑफ अ स्टॉक बार विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ, ठीक है। तो हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, ये रहा हेड स्टॉक बार ऑफ अ लेथ, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फेंस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1, 2 एंड 4, तो इसका आंसर होने वाला है डी, राइट। अब आगे मूव ऑन करते हैं, अब यहाँ पे पढ़ना है हमें, हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग मैन ऑन डेंजरस मशीन। बस याद रखना जो डेंजरस मशीन्स होती हैं, राइट, कोई ऐसी मशीन जहाँ पे इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे कोई यंग पर्सन कौन था, जल्दी बताओ फटाफट। यंग पर्सन वो था जो चाइल्ड था, एज वेल एज कौन था वो, एडोलेसेंट, राइट, एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन, ये जो वो पर्सन 14 साल से बिलो है, और वो पर्सन जो 15 साल का हो गया लेकिन 18 साल का भी नहीं हुआ, तो उसको एडोलेसेंट बोलते हैं इस एक्ट के अंदर। तो ये दोनों ही डेंजरस मशीन में इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यंग पर्सन में एडल्ट काउंट नहीं होते, इस बात को भी याद रखना। एडल्ट पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें, सॉरी, यंग पर्सन की जो डेफिनेशन है उसमें एडल्ट नहीं काउंट होते, इसको भूलना मत, ठीक है। क्वेश्चन आया तो यहाँ पे यूपीएससी तुमसे ज़रूर तुम्हारे साथ खेलेगा, राइट, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है अब इसके बाद, हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, ठीक है। देखो कॉटन ओपनर के पास, जहाँ पे कॉटन ओपनर की जा रही है, तो वहाँ पे आप विमेन का एम्प्लॉयमेंट और चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अब सुनने में तो ऐसा लगेगा कि कॉटन ओपनर, तो यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कॉटन ओपनर होता है ना, वो एक्चुअली डस्ट पार्टिकल उड़ाता है, और डस्ट पार्टिकल वो हवा में इतने बारीक होते हैं कि वो आपके लंग्स में बैठ जाते हैं, राइट। तो ये क्या है, हजार्डियस जॉब है, राइट। तो जो कॉटन ओपनर है वो हजार्डियस जॉब है, तो दैट्स वाई इस एक्ट ने विमेन और चिल्ड्रन को क्या कर रखा है, बैन कर रखा है कि आप उनको इस चीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप इसको प्रोहिबिट करो, ठीक है। तो सेक्शन 27 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है विमेन एंड चिल्ड्रन को नियर कॉटन ओपनर। तो ये पॉइंट याद रखना कि कॉटन ओपनर में विमेन एंड चिल्ड्रन एप्लीकेबल नहीं है, वो प्रोहिबिटेड हैं इस एम्प्लॉयमेंट से। सुनने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन नहीं, इट इज़ अ हजार्डियस जॉब, राइट। नेक्स्ट है होस्ट एंड लिफ्ट, ठीक है। होस्ट एंड लिफ्ट में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कुछ फैक्ट्रीज में क्या होती है, लिफ्ट्स वगैरह होती हैं, राइट, तो उसको कम से कम एटलीस्ट 6 महीने में क्या करा जाएगा, उसकी मेंटेनेंस चेक करी जाएगी बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। जो भी टेक्निकल पर्सन होगा जो लिफ्ट को रिपेयर वगैरह करता है, तो वो हर 6 महीने में आके जो फैक्ट्रीज में लिफ्ट वगैरह हैं वो वहाँ पे क्रॉस चेक करेगा कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना, होस्ट एंड लिफ्ट का 6 महीने। और वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं, हाँ, देखो कोई भी अगर वो है, कोई भी लिफ्ट है, राइट, तो उस लिफ्ट में एटलीस्ट 2 रोप लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बताइए, जो लिफ्ट होती है उसको रस्सी से क्या करते हैं, टांगते हैं, राइट। तो वो जो रोप्स हैं वो एटलीस्ट 2 रोप्स होनी चाहिए, तो इसको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुड बी आस्क इन योर एग्जाम, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप एंड लिफ्टिंग टैकल्स, ठीक है। अगर देखो कोई भी लिफ्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिफ्टिंग मशीन्स, इक्विपमेंट्स, अगर उनकी बात हो रही है, तो वहाँ पर उनका जो रिपेयरिंग पार्ट है ना, वो साल में कम से कम 1 बार, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था होस्ट एंड लिफ्ट का, तो वहाँ पे मेंशन है कि 6 महीने के अंदर उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, मेंटेन करना है, मतलब आपको उसकी सर्विस करानी है कॉम्पिटेंट पर्सन से विद इन अ 6 मंथ। लेकिन लिफ्ट और होस्ट के अलावा, ठीक है, होस्ट के अलावा, लिफ्ट और होस्ट के अलावा कोई भी अगर अदर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, राइट, तो वो आप क्या करोगे, हर साल में 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ का प्रोविजन नहीं है, साल में 1 बार आप उसको क्या करोगे, 12 महीने के 1 बार उसको आप क्या करोगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन से एग्जामिन करवाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लैक नोट्स में मेंशन करा है, जनरल सेफ्टी प्रोविजन फॉर ऑल लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, सारे लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स एक्सेप्ट होस्ट एंड लिफ्ट, क्योंकि होस्ट एंड लिफ्ट कितना होता है,
ये होता है 6 महीने का, राइट। और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स वो होते हैं 12 महीने के, ठीक है, 12 मंथ्स। सो ये डिफरेंस याद रखना। लिफ्ट की बात करें तो 6 महीने, लिफ्ट के अलावा कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट हो तो वो 1 साल। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेन मूवमेंट। सिंपल सी बात कह रहा है कि क्रेन मूवमेंट जहाँ पर कुछ भी हो रहा हो तो वहाँ पे 6 मीटर तक कोई भी पर्सन वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा है, ताकि जो इंजरी है उससे बचा जा सके। तो कोई भी जहाँ पे क्रेन लिफ्ट हो रही है, क्रेन का मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे 6 मीटर तक कोई भी वहाँ पे वर्कर काम नहीं करे, राइट। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 36A, राइट। सेक्शन 36A ये कहता है कि अगर कोई भी वर्कमैन पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट को यूज़ करता है, राइट, कोई भी वर्कमैन पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ करता है कहीं भी जाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसको चेंबर में भेजा जा रहा है या फिर टैंक में भेजा जा रहा है, वैट, पिट्स, पाइप, मतलब कोई भी ऐसी बंद जगह में उसको भेजा जा रहा है किसी भी वर्कमैन को, तो उसके पास अगर पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट है तो वो 24 वॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट रखना, नॉट एक्सीडिंग 24 वॉट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना, नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ वोल्टेज, कोई भी अप्लायंस या फिर कोई भी वोल्टेज जिसका जो वोल्टेज किससे एक्सीड कर रहा है, 24 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो आप उसको वहाँ पे नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जस्ट एक सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स जैसा सामान होता है या फिर उनके पास कुछ इनफ्लेमेबल डस्ट या फिर गैसेस वगैरह होती हैं, तो उस केस में उनको किस तरह से ध्यान रखना है चीज़ों का। तो सेक्शन 37 ये बात करता है एक्सप्लोजन को रोकने के लिए एम्प्लॉयर को या फिर जो वर्कमैन है या फिर जो ऑक्यूपायर्स को क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। सबसे पहले प्लांट मशीनरी को प्रॉपरली कवर या क्लोज करना होगा, ठीक है। अगर मान लो एक्सप्लोजन होता है तो सबसे उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लांट मशीनरी को प्रॉपरली क्लोज करेंगे। जो डस्ट, गैस या वेपर जो उड़ रहा है उसको एक्यूमुलेट करने से रोकना होगा, राइट, वो एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। डस्ट, गैस या वेपर तीनों चीज़ को एक्यूमुलेट नहीं होने देना। नेक्स्ट है सभी इग्निशन, जितनी भी इग्निशन मतलब जो आग लगाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आग लगाने वाली जो चीज़ें उनको बंद करना होगा ताकि वो सेफ रहें, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ बिल्कुल मतलब कुछ बेसिक से यहाँ पे वो है इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब इससे तुम क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कितना अच्छा है। यूपीएससी ALC असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2023 का एग्जाम क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू द मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन इन अ फैक्ट्री इंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस डस्ट, फ्यूम, गैसेज एक्सेट्रा एंड इज लाइकली टू एक्सप्लोड ऑन इग्निशन इज आर प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा सेक्शन नंबर 37 से। अब यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन A ठीक है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव इनक्लोज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज इन द प्रोसेस, ठीक है। आप जो प्लांट और मशीनरी यूज़ कर रहे हो आप उसको अच्छे तरीके से बंद करो जब आप उसका काम पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप एक्सप्लोजन को अवॉइड करोगे। नेक्स्ट है इंश्योर एक्यूमुलेशन ऑफ अ डस्ट एट वन प्लेस। नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो डस्ट है वो एक जगह कॉर्नर पे क्या हो, इकट्ठी हो। नो, आपको डस्ट, गैस और वेपर प्रॉपर कंप्लीटली क्या करना है, अवॉइड करना है, रोकना है उसको कि वो अक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन और इफेक्टिव इंक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ इग्निशन। कोई भी जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ इग्निशन है जहां से आग लग सकती है तो आप उसको एक्सक्लूजन करो, ठीक है, फिर इफेक्टिवली इंक्लोज करो, बिल्कुल बंद करो, ठीक है। तो 1 और 3 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आंसर उसके वाला होने वाला है ऑप्शन C, राइट। अब आगे मूव ऑन करते हैं, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे सेक्शन 40B ये बात करता है अबाउट द सेफ्टी ऑफिसर। बट इतना याद रखना, सेफ्टी ऑफिसर जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर बनता है वो तब बनाया जाएगा जब किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो। यस, 1000 से ज़्यादा जब वर्कमैन काम कर रहे हो तब हम सेफ्टी ऑफिसर को बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 41 का A, राइट। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुनना और थोड़ा याद करने में पेन होगा, आई नो, ठीक है। मुझे भी हुआ था जब मैंने इसको याद करा था, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ याद हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक्ट कहता है कि साइट अप्रेजल कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। साइट अप्रेजल कमेटी बनाई जाएगी और इसमें कौन कौन होगा, इसी से रिलेटेड यहाँ पे EPFO 2023 में क्वेश्चन पूछा, ये रहा साइट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सबसे पहले
जो यहाँ पे देखो, जस्ट एक सेकेंड, देखो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है। अब इसको मैं तुम्हें शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, जस्ट मेरे ब्लैक नोट्स देखो, राइट। तो यहाँ पे देखो परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, परमानेंट मेंबर्स इसमें 9 है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे 9। तो सबसे पहले यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर जो कि होगा इस कमेटी का चेयरमैन। तो याद रखना है साइट अप्रेजल कमेटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें चेयरपर्सन कौन होने वाला है, चीफ इंस्पेक्टर, राइट। नेक्स्ट है, एक रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाएगा सेंट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड से, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाएगा सेंट्रल एयर पोल्यूशन बोर्ड से, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाएगा स्टेट वाटर पोल्यूशन बोर्ड, राइट। देखो सेंट्रल वाटर पोल्यूशन बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेट वाटर पोल्यूशन बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे सेंट्रल एयर पोल्यूशन बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही यहाँ पर स्टेट पोल्यूशन एयर पोल्यूशन बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये चारों तो बहुत आसानी से याद हो गए। और एक चेयरमैन हो गया, चेयरमैन कौन है, चीफ इंस्पेक्टर, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होगी, वो होगी इनमें। अगर तुमने इसको सही से रिवाइज नहीं करा तो तुम इसमें फंस जाओगे एग्जाम में कि यार यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का क्या काम, या फिर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम। लेकिन नहीं, साइट अप्रेजल कमेटी में अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सपर्ट होगा और एट द सेम टाइम लास्ट में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, राइट। तो इसको बैठ के रटना है बार बार, तो तुम्हें याद हो जाएंगी। और तुम्हें ये भी याद करना है कि ये जो साइट अप्रेजल कमेटी है, राइट, साइट अप्रेजल कमेटी का प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में है, ठीक है। तो यूपीएससी हो सकता है तुमसे ये सब ना पूछे, बस सिंपल सा ये पूछ ले कि साइट अप्रेजल कमेटी हम कौन से एक्ट में बनाते हैं, तो ये भी याद रखनी है। अब ये तो हो गए परमानेंट मेंबर। अब इसके यहाँ कुछ को ऑप्टेड मेंबर जो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि साइट अप्रेजल कमेटी में जो को ऑप्टेड मेंबर बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो याद रखना 5, जिसमें एक होगा साइंटिस्ट जिसके पास हजार्डियस प्रोसेस की अच्छी खासी स्पेशल नॉलेज हो, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा लोकल अथॉरिटी का, राइट, और मैक्सिमम 3% अपॉइंट किए जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कोऑप्टेड मेंबर के किस तरह की यहाँ पे कैटेगरीज के पर्सन है जो यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइट अप्रेजल कमेटी, जो कि सेक्शन 41A फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट, EPFO 2023 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में साइट अप्रेजल कमेटी बनाई जाती है, मैंने तो बता दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्सन इसमें अपॉइंट होता है एज अ चेयरमैन। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे चेयरमैन कौन होता है, क्या वो लेबर कमिश्नर होता है, क्या वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, क्या वो लेबर मिनिस्टर होता है, क्या वो चीफ इंस्पेक्टर होता है। तो तुम देख रहे हो, अगर तुम पढ़ के नहीं गए तो तुम इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो आंख बंद करके तुम सीधा चीफ इंस्पेक्टर पे आंसर लगाओगे, आगे बढ़ोगे, राइट। तो देखो लेबर लॉज जो है वो जितना पॉलिटी में बंदे स्कोर करते हैं ना, पॉलिटी में तुम्हें पता है काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे जो 100% स्कोर करके आते हैं, राइट। अगर 12 क्वेश्चन पूछे पॉलिटी के तो 12 के 12 उनके बिल्कुल सही होते हैं। तो यही सेम चीज़ हम लेबर लॉज में कर सकते हैं, बस इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, जस्ट एक सेकंड देख लूँ कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हाँ, अब देखो जो साइट अप्रेजल कमेटी है जब वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी, राइट, तो अब क्या होगा, जैसे साइट अप्रेजल कमेटी एग्जामिन करती है कि कोई भी जो स्टैब्लिशमेंट है फैक्ट्री में क्या वो हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और अगर इन्वॉल्व है तो रिकमेंडेशन देती है कि उसको किस तरह की डायरेक्शंस को फॉलो करना है, राइट। तो साइट अप्रेजल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, मतलब 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर साइट अप्रेजल कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, हाँ जस्ट एक सेकेंड। अब ये क्लॉज 5 को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉज 5 ये कहता है एवरी ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री शैल, ठीक है, जो भी ऑक्यूपायर होगा उसको चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है विद इन 30 डेज। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, अगर उसकी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अगर हजार्डियस प्रोसेस चल रहा है तो फिर वो 30 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि मेरी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस चल रहा है, कि मैं तुम्हें इस चीज़ का नोटिस दे रहा हूँ। और अगर मान लो फ्यूचर में चलाने वाला है हजार्डियस प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सोप फैक्ट्री है,
अभी वहाँ पे कोई भी केमिकल या फिर कोई एसिड यूज़ नहीं होते, लेकिन जैसे ही वहाँ पे डेंजरस एसिड वगैरह यूज़ होंगे तो फिर वो क्या होगा, हजार्डियस प्रोसेस में आ जाएगा। तो जैसे ही आने वाला होगा तो उसके 30 दिन पहले उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के मालिक ऑक्यूपायर को, चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, टाइमली इंटीमेटेशन टू चीफ इंस्पेक्टर विद इन 30 डेज। तो ये 30 डेज का प्रोविजन याद रखना, कब देना है ऑक्यूपायर को, जब उसकी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस का काम शुरू होने वाला हो, तो विद इन 30 डेज उसको इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पे 3 महीने का प्रोविजन था, मैंने अभी साइट अप्रेजल कमेटी का बताया, तो वो साइट अप्रेजल कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट दी जस्ट एक सेकेंड, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू दी हजार्डियस प्रोसेस। तो ये एक्ट एक जो ऑक्यूपायर होता है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांधता है। वो ये बांधता है कि अगर मान लो उसकी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस हो रहा है, राइट, और वो वर्कर्स जो इस हजार्डियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, राइट, तो इस एम्प्लॉयर को हर 12 मंथ्स के अंदर उन पर्टिकुलर वर्कमैन का मेडिकल चेकअप कराना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पता चल सके कि 12 महीने में जो पर्टिकुलर वर्कमैन काम कर रहे हैं क्या वो मेडिकली फिट है या नहीं, ठीक है। अगर फिट है तो आगे वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो फिर उनको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या फिर उनको उस काम से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर है, ठीक है, तो ये हर 12 महीने के अंदर हर एक वर्कर का हो जाना चाहिए। या फिर मान लो कोई वर्कर है वो हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करता था, अब उसने वहाँ पे 8 महीने काम करा, अब वो जॉब छोड़ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं इस हजार्डियस प्रोसेस में काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब वो जॉब छोड़ेगा तो ये नहीं है कि एम्प्लॉयर्स को जानेगा, ठीक है तुम अब जॉब छोड़ दो, इस तरह से नहीं होगा, उसको उसका तब भी मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। तो वो ये देखेगा कि जब उसने 8 महीने काम करा तो 8 महीने में ऐसा तो नहीं है कि उसके जो ऑर्गन है या फिर उसकी जो हेल्थ है वो डिग्रेड हुई हो या फिर वो मेडिकली मतलब कोई बीमारी उसने कैच कर ली हो, राइट, जैसे सिलियोसिस हो जाता है, राइट, जो फिर सिरेमिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो वो मेक श्योर करता है, ठीक है। तो हर 12 महीने के अंदर क्या कराना है, एग्जामिनेशन कराना है वर्कर का, ठीक है, जो हजार्डियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्यूपायर की हजार्डियस प्रोसेस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी कमेटी बैठा सकती है जिसमें एक चेयरमैन होगा और 2 मेंबर होंगे, ठीक है, और ये एडवाइजरी नेचर का होता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, जस्ट इतना मैंने तुम्हें बता दिया। अब ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन एफ ये बात करता है कि जो स्केड्यूल 2 है, ठीक है, जो स्केड्यूल 2 है इस एक्ट का, वो कितना लिमिट ऑफ एक्सपोजर अलाउ करता है केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस का, ठीक है। मतलब हर फैक्ट्री में जो भी केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ होते हैं तो इस एक्ट के अंदर वो कितना परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। तो ये एक्ट परमिसिबल लिमिट बताता है, याद नहीं करनी वो परमिसिबल लिमिट, बस याद रखना है कि जो सेकंड शेड्यूल है फैक्ट्रीज एक्ट का वो परमिसिबल लिमिट देता है एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो ये स्केड्यूल याद कर लेना, और ये स्केड्यूल किससे रिलेटेड है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो वर्कर का पार्टिसिपेशन मेक श्योर करना है सेफ्टी मैनेजमेंट में, कब, तो सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी, राइट। तो सेफ्टी कमेटी 41G आर्टिकल ये कहता है कि सेफ्टी कमेटी तब बनाई जाएगी जब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री में हजार्डियस प्रोसेस काम हो रहा होगा। द ऑक्यूपायर शैल इन एवरी फैक्ट्री, हर फैक्ट्री में वेयर अ हजार्डियस प्रोसेस टेक प्लेस, जहाँ भी हजार्डियस प्रोसेस हो रहा है तो या फिर हजार्डियस सब्सटेंस का यूज़ करा जा रहा है या हैंडल करा जा रहा है, तो वहाँ पे एक सेटअप करा जाएगा सेफ्टी कमेटी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कम से कम उस हजार्डियस प्रोसेस में 50 वर्कर काम कर रहे हो या 100 वर्कर काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर का मैंने तुम्हें ज़रूर बताया था, जो ऊपर अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो अगर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना है, राइट, तो याद रखना सेफ्टी कमेटी अलग है, सेफ्टी ऑफिसर अलग है। तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको 1000 से प्लस अगर इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं वर्कर तो फिर सेफ्टी ऑफिसर का होना ज़रूरी है, लेकिन सेफ्टी कमेटी के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो यही चीज़ यूपीएससी ईपीएफ 2023 में क्वेश्चन पूछी कि जो सेफ्टी कमेटी बनती है फैक्ट्रीज एक्ट में तो वो कब बनाई जाती है, तो यहाँ पे 1000 या वर्कर या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड हो, तो ये डाल रखा है यूपीएससी ने, और ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए है, ये सेफ्टी
ऑफिसर के लिए, ना कि कमेटी के लिए। नेक्स्ट है हैवी मशीनरीज यूटिलाइज, या फिर 500 या से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय करो, ये भी नहीं है। बस ये है कि हजार्डियस सब्सटेंस आर यूज और हैंडल। अगर किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में हजार्डियस सब्सटेंस हो रहा हो या फिर उसको हैंडल करा जा रहा हो, तो वहाँ पे अपने आप ही सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एड अप्लायंसेस, ठीक है। जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होता है, फिर जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, फिर कुछ ऐसा जो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी वर्कमैन को देने के लिए, तो किसी भी वर्कमैन के लिए ये कंपलसरी तब हो जाता है फर्स्ट एड अप्लायंसेस रखना अपनी फैक्ट्री में, जब वहाँ पर 150 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो, ठीक है। अगर 150 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस फर्स्ट एड अप्लायंस के लिए उसको एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, जो इन सारे जो फर्स्ट एड, बैंडेड, पट्टी वट्टी करना, ठीक है, दवाई वगैरह देना, इस चीज़ के लिए एक अलग पर्सन होगा, वो अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा, डब्बा खोलेगा, दवाई लेगा, खा लेगा, नहीं। तो इसके लिए कोई डिफरेंट, कोई अलग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसको अपॉइंट करा जाएगा और उसके देख रेख में दवाइयाँ दी जाएंगी और फर्स्ट एड दिया जाएगा कोई भी इंजर्ड वर्कमैन को। और ये फर्स्ट एड अप्लायंस कब मैंडेटरी आता है, जब वहाँ पे 150 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, यही सेम सेक्शन 45 एम्बुलेंस का भी प्रोविजन रखता है कि एक जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है, वहाँ पे उनकी खुद की भी एम्बुलेंस होनी चाहिए। कब? अगर वहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड अप्लायंस के लिए 150 से ज़्यादा वर्कमैन, और अगर एम्बुलेंस रखनी है तो वहाँ पे 500 से ज़्यादा अगर वर्कमैन है तो फिर एम्प्लॉयर को, जो ऑक्यूपायर है, तो वो वहाँ पे उनके लिए एक एम्बुलेंस रखेगा। तो एम्बुलेंस के लिए 500 प्लस वर्कर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैंटीन फैसिलिटी। अगर कैंटीन फैसिलिटी देनी है तो 250 से ज़्यादा वर्कमैन होना चाहिए, ठीक है। और अभी हमने वाटर का पढ़ा था कि ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए गर्मियों में, हॉट सीजन्स में, तो वो भी 250 प्लस वर्कमैन था। सेम कैंटीन के लिए भी 250 प्लस वर्कमैन का होना ज़रूरी है। 250 प्लस वर्कमैन है तो वहाँ पे कैंटीन होगी, कैंटीन फैसिलिटी, और अगर 250 प्लस वर्कमैन है तो वहाँ पे वाटर फैसिलिटी भी होगी, राइट। नेक्स्ट है, अब जस्ट अब देखते हैं, हाँ, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। अगर मान लो किसी फैक्ट्री में 150 से ज़्यादा वर्कमैन हैं तो वहाँ पे उनको शेल्टर देना ज़रूरी है, रेस्ट रूम प्रोवाइड करना ज़रूरी है, लंच रूम देना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस रूम में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे फ्यूम्स हो सकते हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वहीं बैठ के वो लंच कर रहे हैं अपना। अगर वर्कमैन 150 से ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में 150 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑक्यूपायर को अलग से उनको लंच रूम प्रोवाइड करना होगा। और ये एक्ट ये भी कहता है कि जिस फैक्ट्रीज में अलग से लंच रूम दे रखा है तो आप वर्क रूम में बैठ के खाना नहीं खा सकते, ठीक है। यू कैन नॉट ईट एनीथिंग इन दी वर्क रूम। अगर आपको लंच रूम प्रोवाइड करा रखा है किसने, एम्प्लॉयर ने या फिर ऑक्यूपायर ने, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। 150 प्लस वर्कमैन किसके लिए? शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। और 150 का भी हमने एक और पढ़ा, वो था फर्स्ट एड अप्लायंस, उसके लिए भी 150 है। एम्बुलेंस के लिए कितना है? 500 प्लस वर्कमैन। कैंटीन के लिए कितना है? 250 प्लस वर्कमैन। वाटर के लिए कितना है? 250 प्लस वर्कमैन अगेन। नेक्स्ट है शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम, 150 प्लस वर्कमैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें लग रहा है कि याद कैसे होंगी, तो मेरे दोस्त घबराने की बात नहीं है। अगर तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें हो सकता है 30% याद हो, बाकी तुम 70% भूल जा रहे हो। लेकिन अगर तुम इसको जब 5-6 बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्रैचेस की अगर बात करें, राइट। देखो, क्रैचेस वो जगह होती है जो फीमेल वर्कमैन जिनके बच्चे छोटे होते हैं, राइट, 2 साल के, 3 साल के, और वो उनको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो उनको अपनी फैक्ट्री में लेकर आ जाती हैं, फिर अपने ऑफिस लेकर आती हैं। वहाँ पे छोटा सा रूम बना होता है जहाँ पे खिलौने होते हैं, जहाँ पे बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रैचेस, राइट। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये कहता है कि किसी भी फैक्ट्री में क्रैचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए अगर वहाँ पे 30 से ज़्यादा विमेन काम कर रही हो। याद रखना, 30 से ज़्यादा विमेन, नॉट वर्कर, ठीक है। मतलब सिर्फ वर्कर ना हो, वो विमेन वर्कर हो, ठीक है। क्योंकि मदर का ही काम है, मतलब वो जो बच्चा होता है वो उसी से अटैच होता है, तो विमेन वर्कर लेकर आती है अपने बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक यूपीएससी विमेन को काट के सिर्फ वर्कर लिख दे तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ पे विमेन वर्कर का होना ज़रूरी है, 30 प्लस विमेन वर्कर, और उन बच्चों की एज 6 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का बच्चा 10 साल का है,
ठीक है, उसकी एज 10 साल है, तो वो क्रैचेस में उसको नहीं लेकर आ सकती, ठीक है। तो उस बच्चे की उम्र 6 साल से कम होनी चाहिए, राइट। अब यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम में पूछा। सबसे पहले पूछा है क्रैचेस शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री एम्प्लॉइंग ऑर्डिनरी मोर देन 30 वीमेन, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3C देखो, एवरी फैक्ट्री एम्प्लॉइंग ऑर्डिनरी 500 और मोर वर्कर शुड एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। अभी मैंने तुम्हें वेलफेयर ऑफिसर का नहीं बताया, वो यहाँ पे देख लो। देखो जैसे मैंने तुम्हें सेफ्टी ऑफिसर बताया था ना, सेफ्टी ऑफिसर के लिए तुम्हें कितना चाहिए, 1000 या उससे ज़्यादा। जैसे एक सेकेंड, इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ, सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैंने तो बताया था कि किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर तब अपॉइंट करा जाएगा जब वहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो। ऐसे ही वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500 वर्कमैन है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत कर देना। वेलफेयर ऑफिसर के लिए 500 वर्कमैन और सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1000 वर्कमैन, ठीक है। ये अगर काम कर रहे हो तो सेफ्टी ऑफिसर उस स्टैब्लिशमेंट में होगा, और 1000 वर्कर काम कर रहे हो तो वहाँ पे फिर ये सेफ्टी ऑफिसर भी होगा एज वेल एज वेलफेयर ऑफिसर भी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट सी में दे रखी है कि अगर 500 से ज़्यादा वर्कमैन काम कर रहे हो तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में एडल्ट की डेफिनेशन क्या है, जिसने 18 साल कंप्लीट कर लियो, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्रैचेस कैन बी यूज्ड बाय ऑल चिल्ड्रेन, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। उस चिल्ड्रन की एज 6 साल से कम होनी चाहिए, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल चिल्ड्रन के लिए नहीं है, जब 6 साल से अगर वो छोटा है तो क्रैचेस फैसिलिटी, जो क्रैची फैसिलिटी होती है, बस उसी के लिए, राइट। अब नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे है वर्किंग आवर्स ऑफ एन एडल्ट, राइट, और यहीं से क्वेश्चन ईपीएफओ 2020 में भी आया है। तो तुम देख रहे हो इस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में लगातार कितने मतलब मैं तुम्हें PYQs दिखाता जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना डीपली और इतना ब्रेक डाउन करके इस तरह की वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली, राइट। सो अगर मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो रिस्पेक्ट माई एफर्ट्स, और इस चीज़ को उतना ही यूटिलाइज करो जितना तुम्हारे एग्जाम में ये, फिर उतना ये लेक्चर तुम्हें बेनिफिट करे, राइट। चलो अब सेक्शन 6 पढ़ेंगे, जो कि वर्किंग आवर्स ऑफ एन एडल्ट के बताता है। सबसे पहले वीकली आवर्स, कोई भी एक एडल्ट हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा नॉर्मली, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, बिल्कुल एक जो आम दिन होते हैं, आम दिनों में एक एडल्ट वर्कर 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। यही सेम क्वेश्चन ईपीएफओ 2020 में आया कि वीकली मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स वीकली एक एडल्ट वर्कर के लिए कितने होते हैं, तो वो है 48 आवर्स, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वीकली आवर्स कितने हैं, 48, नॉट मोर देन 48 होने चाहिए। नेक्स्ट है वीकली हॉलीडे, तो वीकली हॉलीडे का यहाँ पे ये प्रोविजन है, इसको मैं तुम्हें ब्लैक नोट्स पढ़ाता हूँ। देखो, वीकली हॉलीडे इज मैंडेटरी कब, जब कोई भी एडल्ट वर्कर को फैक्ट्री में हफ्ते का पहला दिन होता है संडे, तो मतलब संडे को आपको उसको छुट्टी देनी है। और मान लो समटाइम्स होता है कि आप संडे को उसको बुलाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी वर्कमैन को आप संडे को बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़, आपने उसको संडे से पहले या संडे के बाद उसको छुट्टी देने का प्रॉमिस कराओ। या तो उसने संडे से पहले छुट्टी ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्टिकुलर वर्कमैन ने फ्राइडे की छुट्टी ले ली थी, तो अगर मान लो ये फैक्ट्री में काम है, तो आप उस पर्टिकुलर वर्कमैन को जिसने फ्राइडे की छुट्टी ली है, तो आप उसको संडे बुला सकते हो। या फिर अगर उसने फ्राइडे की छुट्टी नहीं ली, तो आप उसको प्रॉमिस कर दो कि तू संडे आ जा और मैं तुझे ट्यूसडे की या वेंसडे की या मंडे की छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरा, फैक्ट्री का मैनेजर ने ने ये काम इंस्पेक्टर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो, ठीक है, क्या इन्फॉर्म कर दिया हो कि वो उस पर्टिकुलर वर्कमैन को संडे बुला रहा है। अब ऑब्वियसली एक पर्सन को तो आप पूरी फैक्ट्री में नहीं बुलाओगे संडे काम कराने, तो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कमैन आते हैं। तो अगर आप किसी को संडे काम करने बुला रहे हो किसी फैक्ट्री में, तो आपको इंस्पेक्टर को क्या करना पड़ेगा, पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्पेक्टर को नोटिस दिया हो किस दिन वर्कर को काम करवाया जाएगा और किस दिन छुट्टी मिलेगी। तो आपको इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा कि जो वर्कर है ये संडे आएगा काम करने, और संडे के बजाय मैं उसको ट्यूसडे छुट्टी दूंगा, ठीक है। तो ये आपको एक रिमाइंडर नोटिस आपको ये किसको देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा। और ये वाला प्रोविज़न 3 दिन से पहले छुट्टी और 3 दिन के बाद छुट्टी का प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। या तो उसने 3 दिन संडे से 3 दिन पहले ही छुट्टी ले लियो, ठीक है, फ्राइडे या फिर वो सैटरडे वो छुट्टी पर हो, या फिर आप उसको प्रॉमिस कर दो कि मैं तुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी दे दूंगा, तो संडे काम करने आ जा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब आप किसी को संडे काम करने के लिए बुला रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पर
हाँ, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जस्ट एक सेकेंड, ये बात रह गई इंपॉर्टेंट कंडीशन, किसी भी वर्कर से 10 कंसेक्यूटिव दिन तक आप लगातार काम नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो ऑक्यूपायर है उसने संडे मिस करवा दिया। ठीक है, आप संडे मिस हो गया तो लगातार उसका काम कर रहा था, तो 10 दिन से ज़्यादा एक बार में काम नहीं करेगा। 10 दिन के बाद आपको उसको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। तो ये प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगातार आप 10 दिन से ज़्यादा उसको ये फैक्ट्रीज में बुला के काम नहीं करवा सकते। 10 दिन के बाद उसको आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी, वो 11वें दिन रेस्ट करेगा। तो इस वजह से हर 7 दिन के बाद जब संडे आता है तो जो वर्कर होता है वो रेस्ट करता है। अगर उसने संडे आके काम करा तो फिर वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे छुट्टी लेगा, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा आप उससे काम कंटिन्यूसली नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉम्पनसेटरी कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। कौन कौन सी छुट्टी हैं जो कॉम्पनसेटरी हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर मान लो आपने किसी को संडे बुला लिया, किसी ऑक्यूपायर ने संडे काम करने की बुला लिया, तो अब उस जो ऑक्यूपायर है, ठीक है, वो वर्कर को ये मेक श्योर करेगा कि उसकी जो छुट्टी है जो उसने काटी है, तो उसको वो छुट्टी, ठीक है, जो हॉलीडेज उसने डिडक्ट करी हैं, तो वो छुट्टी या तो उसी मंथ मिल जाए या फिर उसके मंथ के 2 महीने के अंदर उसको कॉम्पनसेटरी हॉलीडे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो नॉट सो मच दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का किस तरह से प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है, या तो उसी मंथ मिले या तो उसके 2 महीने के बाद मिले। याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये पॉइंट याद रखना कि आप किसी भी वर्कर से मोर देन 10 डेज कंजिक्यूटिवली काम नहीं करवा सकते। ठीक है, लगातार 10 दिन से ज़्यादा वर्कमैन से काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने तो बताया था वीकली आवर्स, अब यहाँ पे बताऊंगा मैं डेली आवर्स। ठीक है, डेली आवर कितना है, डेली आवर इतना है कि आप किसी वर्कर से 9 आवर्स से ज़्यादा, ठीक है, 9 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते, और स्प्रेड ओवर 10 घंटे, 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो स्प्रेड ओवर का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ओवर का मतलब होता है इसमें स्प्रेड ओवर में वर्क टाइम प्लस रेस्ट प्लस लंच, ये सब मिला के 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मल डेज का। ठीक है, नॉर्मल डेज में स्प्रेड ओवर 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरवल फॉर रेस्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई वर्कर है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको 5 घंटे के बाद एटलीस्ट आधे घंटे का रेस्ट देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप उससे 7-7 घंटे काम करवा रहे हो। ठीक है, जैसे ही 5 घंटे हो जाएंगे तो उस 5 घंटे के बाद आपके फैक्ट्री में रेस्ट का प्रोविज़न या फिर जो ब्रेक होता है उसका प्रोविज़न होना चाहिए। तो लगातार 5 घंटे से ज़्यादा आप वर्कर से काम नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें स्प्रेड ओवर बताया था, राइट, जो यहाँ पे मेंशन है, खैर मेंशन नहीं है अभी, स्प्रेड ओवर का यहाँ पर आएगा, ये रहा मेंशन। ठीक है, तो स्प्रेड ओवर का याद रखना, जनरली स्प्रेड ओवर 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर जो चीफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर है अगर वो नोटिस दे दें तो फिर आप एम्प्लॉयर से, ठीक है, सॉरी, आप वर्कर से 12 घंटे तक स्प्रेड ओवर तक काम करवा सकते हो। मतलब आप 12 घंटे आप उसको फैक्ट्री में रख सकते हो, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इसमें रेस्ट इंक्लूडेड है ऑब्वियसली। ठीक है, स्प्रेड ओवर में काम प्लस रेस्ट प्लस लंच टाइम सब मिला के आफ्टर नोटिस 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर विदाउट नोटिस नॉर्मल डेज में 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसके पीछे मतलब कोई भी इसका वो नहीं है ऑल्टरनेटिव, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वही चीज़ मैंने तुम्हें बताई, यहाँ पर जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, जस्ट इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 55, ठीक है, जिसमें इंटरवल फॉर रेस्ट, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप एक वर्कर से 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो वहीं पर ही स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, राइट, और हम किसी फैक्ट्री को अलाउ कर दें कि वहाँ के वर्कर नोटिस देने के बाद, ठीक है, 6 घंटे तक हम उनसे रेगुलर मतलब लगातार काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉज 2 ये कह रहा है, क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि बिना ब्रेक के काम 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली 5 आवर्स है, लेकिन अगर सरकार ने नोटिस दे दिया ड्यू टू एनी इमरजेंसी तो 5 घंटे के बजाय 6 घंटे हो सकता है, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो फिर 6 घंटे के बाद आपको उनको रेस्ट करने देना पड़ेगा। ठीक है, ये कब है, जब इमरजेंसी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जहाँ पे फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया हो, ठीक है, नोटिस देकर। लेकिन जनरली कितना है, 5 आवर्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना एंड डोंट गेट कंफ्यूज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये 5 घंटे का पूछ रहे हैं फिर 6 घंटे का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज इस तरह की मेंशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर
अब स्प्रेड ओवर की अगर बात करें तो याद रखना स्प्रेड ओवर में क्या क्या होता है, वर्किंग आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। स्प्रेड ओवर का मतलब वर्किंग आवर्स प्लस लंच, टी ब्रेक और जो रेस्ट टाइम होता है, इन सब को मिला के इसको बोलते हैं स्प्रेड ओवर, ठीक है। तो स्प्रेड ओवर नॉर्मल डेज में, ठीक है, आम दिनों में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10.5 घंटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सरकार नोटिस दे दे, ठीक है, या फिर चीफ इंस्पेक्टर नोटिस दे दे, तो स्प्रेड ओवर का टाइम 10.5 घंटे से इंक्रीज करके 12 घंटे हो सकता है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। और यही चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई थी, इंटरवल फॉर रेस्ट जनरली या फिर नॉर्मल डेज में नॉट मोर देन 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा आपको वर्कमैन को, ठीक है, आप उसको रेस्ट का टाइम दोगे। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर नोटिस दे दे तो फिर ये 5 घंटे के बजाय क्या हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने तुम्हें इसमें बताई थी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ, स्प्रेड ओवर नॉर्मल डेज में कितना है, 10.5 घंटे बता दिया। नेक्स्ट है, अगर चीफ इंस्पेक्टर नोटिस दे दे तो इसी स्प्रेड ओवर को जो 10.5 घंटे यहाँ पर है, इसको 12 घंटे तक एक्सीड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको, मैं इस वीडियो लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया ये, इसको हम नेक्स्ट अगेन पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट, जैसे लास्ट हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा था, वो काफ़ी लेंदी एक्ट था, ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी काफ़ी लेंदी है, इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने की, इस वजह से ये जो लेक्चर है काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सेक्शन 56 तक इसको रोकते हैं, बाकी जो इस वीडियो का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।